हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर्स के बारे में किया था। मिक्सचर्स के बारे में क्या किया था कि मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। फिर उसके साइज़ के बारे में बात किया था। तो साइज़ में हमने डिस्पर्जन सिस्टम की बात की थी, जिसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, राइट। तो डिस्पर्स फेज में अगर साइज़ की बात करें तो उस हिसाब से डिस्पर्जन सिस्टम कितने तरह का था, तीन तरह का, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। जिसमें से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे थे, फिर कोलॉइड्स के थे और फिर किसके थे, सस्पेंशन के थे। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में जितना हमने किया था एक हल्का सा रिवाइज मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी, मिक्सचर के बारे में बात की थी, ठीक है। तो मिक्सचर भी दो तरह के बताए थे मैंने आपको, होमो और हेट्रो, राइट। तो होमो और हेट्रो में इसमें कहा था कि कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, राइट। और इसमें क्या कहा था कि कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, राइट। इतनी बात तो समझ में आ गई थी, ठीक है। फिर इसमें कहा था कि इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन सिस्टम की बात की थी हमने, डिस्पर्जन सिस्टम की बात की थी। तो डिस्पर्जन सिस्टम में हमने कहा था कि दो तरह के होते, कौन कौन से, एक होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है, दो कंपोनेंट थे ना इसके, डिस्पर्जन मीडियम। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे तीन तरह के डिस्पर्जन सिस्टम थे, कौन कौन से, ट्रू सॉल्यूशन, जिसको सिंपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, फिर उसके बाद कोलॉइड और सस्पेंशन, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे थे और सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े थे। ट्रू सॉल्यूशन को सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट नहीं कर सकते थे, कोलॉइड्स को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते तो हो जाता, लेकिन सस्पेंशन को तो आप सिंपल फिल्टर पेपर से ही फिल्टर कर लेते थे, ठीक है। इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। लेकिन हमारा आज का जो मोटो है, आज का जो एम है, एजेंडा है, वो क्या है, उसमें हमें ये देखना है कि जो मिक्सचर है, चाहे वो होमो हो चाहे हेट्रो हो, इसका सेपरेशन कैसे हो। आपने होमोजेनस मिक्सचर तो बना दिया, ये आपको मिला, ठीक है, उसका सेपरेशन कैसे हो, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल से आपको केरोसिन भी मिलता है, कोल भी मिलता है, फिर आपका पेट्रोलियम में भी डीजल, पेट्रोल, ये भी मिलता है, फिर गैसोलीन, जो बाकी गैसेस भी होती हैं वो भी मिलती हैं। तो ये कैसे कैसे मिलती हैं उनकी भी बात करेंगे, ओके। बहुत सारी प्रोसेस हैं इसमें, एक एक करके बात करते हैं। तो सेपरेशन टेक्निक्स में सेपरेटिंग ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर, उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट फेज याद रखेंगे। सेपरेशन आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल से मैं बात करता हूँ, अगर कोई होमोजेनस मिक्सचर है, आसान की बात करते हैं पहले, होमोजेनस मिक्सचर है जैसे सॉल्ट और वाटर, इजी है। या मैं बोलूँ, आपने क्या किया, पेट्रोल, गलती से आपसे पेट्रोल प्लस वाटर मिक्स हो गया, मिक्स मतलब पड़ गया, पेट्रोल में पानी पड़ गया, तब क्या करेंगे, ठीक है। या मैंने कहा कि ऐसी बात है कि आपके पास क्या है, पेट्रोल है और केरोसिन है, या पेट्रोल है और आपके पास कुकिंग ऑयल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये है। तो ये तो सेपरेट नहीं होंगे, ये तो आपस में घुल जाएंगे, तब क्या करेंगे। तो इतनी टेक्निक्स को पढ़ने के लिए हम डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस पढ़ेंगे, राइट। और वो सेपरेशन मेथड्स अलग अलग भी हो सकते हैं, आपको अब ध्यान देना है यहाँ से। तो सबसे पहला मेथड ऑफ सेपरेशन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की टेक्निक बहुत सिंपल है। इवेपोरेशन, ये जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेपराइजेशन, दोनों डिफरेंट टर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिक्विड से लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके गैशियस या वेपर फॉर्म में, राइट। इवेपोरेशन सिंपल टेक्निक है। उसमें आपने क्या किया, जैसे मान लो आपके पास NaCl प्लस वाटर है, NaCl प्लस वाटर है, तो उसमें आपने क्या किया, जब NaCl सॉल्यूशन बन गया, NaCl एक्वस बन गया, तो इसमें से अब मुझे क्या करना है, वाटर अलग सेपरेट करना है और NaCl को अलग निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल हीट कर दूंगा, इसको गर्म कर दूंगा, बॉयल कर दूंगा, वाटर उड़ जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास, नमक, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर NaCl
सॉल्यूशन है। ये जो आपके पास है ये है NaCl एक्वस, राइट। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्जन हो रहा है। ये क्या बन रहा है, वाटर वेपर है H2O, जो कि गैशियस फेज में। और नीचे क्या बचता हुआ चला जाएगा, देखो ये सॉल्ट बचता हुआ चला जाएगा, दैट इज NaCl। ईजी है, ये घर में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये मेथड आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले एक्वस सॉल्यूशन था, हल्का फुल्का नमक था। अब देखो धीरे 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 सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी, है ना, इजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन, जैसे जैसे आप चीज़ों को हीट कर रहे हो या एक जगह पे रख दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर सारा उड़ जाएगा और बचेगा क्या, आपके पास सॉल्ट बचेगा, राइट। देखो आगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास डाई है, मान लो कोई डाई, मतलब बेसिकली जो हेयर डाई होती हैं, कुछ भी डाई जो कपड़ों को डाई करने के लिए होती है डाई, ठीक है। तो डाइज हैं या इंक है, ठीक है, डाई इन वाटर, इंक तो खैर इंक में तो ऑलरेडी वाटर होता है, या चलो मान लिया इंक इन वाटर, इंक में भी बेसिकली डाई होती है, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डाई है इसमें हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये हीट का सिंबल है, ओके। अब देखो हीट किया तो क्या हो जाएगा, डाई में से जो पिगमेंट होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड पिगमेंट जो होगा वो अलग हो जाएगा, और जो वाटर हो जाएगा वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, गैसियस फॉर्म में, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ये वेपर निकल गए, ये इंक था बची रह गई। और अब इसमें भी देखो ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास बेसिकली आपको जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट इतनी छोटी सी एक प्लेट सी दिखेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉच ग्लास, ग्लास की होती है वो, ठीक है, वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है। उसमें प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ही करवाया जाता है जनरली, ओके। और यहाँ पर हम बेसिकली इसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बीकर है, बीकर के ऊपर वॉच ग्लास, तो इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं वाटर बाथ कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर बाथ दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको केमिस्ट्री की टर्म्स में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम वाटर बाथ से हीटिंग कर रहे हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट, वाटर बाथ भी होता है, सैंड बाथ भी होता है। अगर सैंड से हीटिंग कर रहे हो तो सैंड बाथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस, यहाँ पर आपको डाइस दिख रही है, डिफरेंट टाइप्स की, कौन सी दिख रही है, डाई दिख रही है, ठीक है। ये डाई रेड डाई होगी, ठीक है। तो ये डाइज आपको इजीली विजिबल है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है। अब देखो क्रीम है फ्रॉम मिल्क, मान लो बटर है, बटर कहाँ से निकलता है, दूध से निकलता है, लेकिन जब आप दूध देखोगे तो दूध से कैसे निकलेगा बटर, तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देखो आप क्या करते हो, जनरली दूध से आप दूध निकालते हो, दूध कैसा होना चाहिए, हैवी मिल्क होना चाहिए जिसमें फैट ज़्यादा हो, ठीक है। जो क्या बोलते हैं क्रीम वाला मिल्क होता है जिसमें खूब भर भर की क्रीम हो, ठीक है, एकदम थिक, उसको आपने गर्म किया, थिक बना दिया मान लो, ठीक है, उसमें फैट है खूब, तो अब आपने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। आप सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करेंगे, देखो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन एक फिजिक्स का वर्ड है बेसिकली, इसमें दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये वर्क करता है द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, रोटेशन पर, रोटेशनल मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को आप घुमाते हो ना तो उसमें रोटेशनल फोर्स भी लगती है। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आप किसी स्टोन को घुमा रहे हो अपने चारों तरफ, देखो इस स्टोन को घुमा रहे हो, तो यहाँ पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, एक फोर्स आप अंदर की तरफ लगा रहे होंगे। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो आप अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो वो कौन सी होती है, सेंट्रीपीटल फोर्स होती है, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जनरली आप क्या यूज़ करते हो, मोटर यूज़ करते हो, ठीक है, कोई रोटर होगा, उस पर ब्लेड्स लगी होंगी, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल हो गया। लेकिन उसमें जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, यानी बेसिकली किसकी तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल, ये जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर है ना इतना, आगे बढ़ूँ। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की ये टेक्निक है। तो यहाँ पर रोटर तो अंदर की तरफ लगा रहा है फोर्स, लेकिन ये बाहर की तरफ जो मिल्क है उसके ये फोर्स बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्रीम और क्रीम से बटर निकल जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये लार्ज स्केल पे आप बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल पे ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिफोर ऐसे था, अब इसमें से मिल्क में से ये है ना मिल्क, एक सेकेंड मैं इसमें पेन चेंज करता हूँ, आपको पता लग जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर ये मिल्क है ना, मिल्क है, तो यहाँ पर क्रीम और बटर, ठीक है, जो मिल्क है यहाँ से आपको क्या मिलता है, बटर मिल्क जिसे आप बोलते हो, छाछ, ठीक है, वो भी इसी प्रोसेस से मिलती है आपको। ओके, तो यहाँ पर जो क्रीम है, क्रीम से या मिल्क से आपके पास बटर अलग हो जाएगा, बेसिकली बटर अलग हो जाएगा, राइट। देखो नेक्स्ट, सेंट्रीफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होती क्या है। तो सेंट्रीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक दैट हेल्प्स टू सेपरेट मिक्सचर बाय अप्लाइंग कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी बताया था आपको कैसे लगा रही है, बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर। देखो नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस जनरली ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर दैट पुट्स एन ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या था, मोटर लगी होती है, मोटर से अब कुछ भी एक्सेल के साथ कुछ भी जोड़ो, ठीक है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक मोटर की तरह ही काम करेगा, ठीक है, चाहे वो वॉशिंग मशीन बोल दो या सिंपल सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोल दो, ठीक है। आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन मैंने लास्ट क्लास में शायद दिखाई थी ना। चलो अब देखो नेक्स्ट, जो रोटर है, रोटर इज़ अ रोटेशनल मूवमेंट अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस। मतलब जैसे मान लो ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अंदर से एक एक्सेल जा रहा है और वो चीज़ों को क्या कर रहा है, वो चीज़ों को रोटेट करवा रहा है, ऐसे रोटेट करवा रहा है, सिंपल, राइट। जैसे पंखा है, ठीक है, वही। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, तो एप्लीकेशन नंबर 1, आपने देखा होगा कि जो ब्लड होता है लेबोरेटरीज में, ब्लड है, ब्लड सैम्पलिंग आपकी ली जाती है या ब्लड टेस्ट आपका करवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अब अगर मैं देखूँ ना, तो ब्लड में जैसे ब्लड आपका लिया मान लो, ठीक है, तो आपको पता है ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जनरली अगर मोटा मोटी देखा जाए तो प्लाज्मा होता है ब्लड में। कितना होता है भाई, वो 60 से 70% प्लाज्मा होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें, ब्लड सेल्स या कंपोनेंट्स जिसे बोलते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। अब आपको पता है प्लाज्मा में फर्दर इसमें क्या होता है आपके पास, बताओ, वाटर। वाटर कितना होता है प्लाज्मा में, 90 से 95%। इसके अलावा फिर इसके पास क्या बन जाता है, जो WBCs इसमें भी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं, फिर प्रोटीन्स जो भी रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ही रहते हैं इसमें। समझ में आई बात, ठीक है। तो ब्लड में इतना कुछ होता है, अब इसको सेपरेट कैसे करें, ठीक है, ऐसे में तो सबके टेस्ट आ जाएंगे, तो सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इसको डालते हैं। अब इसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, तेज़ी से ऐसे घुमाएंगे, इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन को कंटिन्यूसली ऐसे घुमाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, देखो, रेड ब्लड सेल्स जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जिसमें क्या है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स जो थे वो अलग हो गए, और प्लाज्मा वाला पार्ट अलग हो गया, सिंपल। अब आप इसके इंडिविजुअल आप टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। पहला मेथड क्या था, डायग्नोस्टिक ऑफ ब्लड। अब ब्लड में कंपोनेंट्स बता दिया। अब यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सेम यूरिन का भी, यूरिन में वाटर तो सबसे ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। फिर सॉल्ट्स कैसे, NaCl हो सकते हैं, Na+ हो सकता है, Cl- हो सकता है, Mg2+ हो सकता है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा आपके पास Ca+2 हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे सॉल्ट्स आपकी बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यूरिन के अलावा यूरिया का फॉर्मूला भाई बताओ, NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया होता है आपकी बॉडी में। अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन हो गया ना यूरिया का, तो पॉइजनस होता है यूरिया आपकी बॉडी के लिए, करेक्ट। समझ में आई इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूरिया भी हो सकता है, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ये हम बात कर चुके हैं, बटर फ्रॉम क्रीम हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, क्रीम निकाली, मिक्सर में डाला, मिक्सर ग्राइंडर घुमाया, हो गया आपके पास, ठीक है, बटर अलग हो जाता है और बटर मिल्क अलग हो जाता है, या जो आपके पास लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाता है, सॉलिड वाला पार्ट अलग हो जाता है, बटर से आपके पास घी बन जाता है, ठीक है। चलो ये वाली प्रोसेस हम बात कर चुके हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन की भी हम बात कर चुके हैं, ताकि उससे क्या निकल जाए, कपड़े निकल जाएँ, कपड़े सूख जाएं। बेसिकली आप यूज़ करते होंगे वॉशिंग मशीन में, आप डालते हो गीले कपड़े, पहले वो धुलते हैं, फिर उसके बाद सूख के निकलते हैं, तो सूख के निकलने की प्रोसेस में भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है।
सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को ऐसे तेज़ी से घुमाएगा ना, किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाएगा तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो किनारों पे आ जाएगा, किनार से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे आप खुद सोचो, एक कपड़ा है आपके पास, ये इतना बड़ा सा कपड़ा है आपके पास, ठीक है, अब इसमें पूरा पानी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब एक मशीन है जो उसको कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। अब रोटेट करेगी तो क्या होगा, वाटर यहाँ सेंटर से इस तरफ आना शुरू करेगा, यहाँ से इस तरफ आना शुरू करेगा, तो क्या होगा, धीरे 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 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए चले जाएंगे। सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। समझ में आई बात? पक्का ना? आगे बढ़ूँ? चलो, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब विच आर नॉट mixing with each other। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यही वो चीज़ है। ठीक है, उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल टेक्निक। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, जैसे इसको तो हम सिंपल क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, राइट। ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इसका नाम सेपरेटिंग फनल है। इसमें आपने जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर डाला, ऑयल और वाटर है, आपस में मिक्स नहीं हुआ। आपको पता है, आप ऑयल और वाटर डालोगे तो ऑयल तैरता रहता है पानी में, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। आपने ये किया और उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स बनी, आपने थोड़ा देर स्टिल रखने दिया, फिर आपने इस स्टॉप कॉक को हटाया, थोड़ा सा खोला तो उससे वाटर निकाल दिया और केरोसिन ऑयल रख दिया। तो ये देखो, यहाँ पर आप इजीली देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इजीली ये प्रोसेस हो जाएगी। आपने डाला ना, मिक्स किया, तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर देखो, ये डिफरेंट लेयर हो गई, आपने लेयर निकाल दी नीचे, फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया। तो ईजी होता है टेक्निक, ये काफ़ी ईजी, सेपरेटिंग फनल वाली टेक्निक काफ़ी ईजी होती है। आप इजीली कहीं, मतलब अगर आपको सेपरेटिंग फनल प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल में, लेबोरेटरी में, तो आप इजीली ये प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होने चाहिए, दो लिक्विड कैसे होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, राइट। जैसे ऑयल एंड वाटर की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने सिंपल सी बात कर ली। अब इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मेटलर्जी आ गई यहाँ पर। यहाँ पर जो आपके पास जो चैप्टर आएगा ना, वो है मेटलर्जी या मेटलर्गी, कुछ भी बोल सकते हो, मेटलर्गी। ठीक है, तो मेटलर्जी में आप सेपरेशन करते हो। ठीक है, 10th में जाओगे ना तो बहुत सारी प्रोसेसेस आने वाली हैं मेटलर्जी में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें आप देखो, आपके पास जो मेटल आता है, आयरन, सिंपल सी एक समझो कि आपके पास आयरन है ना, तो एक बात समझो, आयरन एज इट इज़ नहीं पड़ा रहता आपके घरों में या कहीं से भी। इसको इसके किससे बनाया जाता है, ओर से बनाया जाता है। ठीक है, ओर से बनाया जाता है। इसका ओर क्या होता है पता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ठीक है, पायराइट, जैसे FeS हो गया, FeS पायराइट बोलते हैं इसको। हेमेटाइट Fe2O3.X2O, किसी भी चीज़ से हो सकती है। ठीक है, ओर्स की फॉर्म में, मतलब मिट्टी में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, आपको मिट्टी का टेस्ट करना होता है, फिर मेटलर्जी की प्रोसेस से आपको इससे एक्सट्रैक्ट कराना होता है आयरन। ओके, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस प्रोसेस में, एक प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, इस प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सेपरेशन होता है, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स के आयरन मिलते हैं, रॉट आयरन, पिग आयरन, बहुत सारे मिलते हैं आपको, कास्ट आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन और जो वाला पार्ट है, द लाइटर स्लैग बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं। स्लैग जो यहाँ पर आपको वर्ड आएगा, स्लैग बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती हैं। Impurities are removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom of the furnace। एक्चुअल में क्या होता है, आयरन में एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब उनको हटाने के लिए अलग से स्लैग डालना पड़ता है। ठीक है, अलग से एक कंपोनेंट या कोई केमिकल डालना पड़ता है, जिससे स्लैग ऊपर आ जाता है। वो आप आपस में बाइंड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ आप क्या कर दोगे, SiO2 डाल दोगे। ये बेसिक है, पता है, ये बेसिक है। तो इसके साथ आप क्या कर दिया, आपने एसिडिक डाल दिया, तो ये आपस में क्या बना देगा, CaSiO3। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये क्या है, स्लैग है। ठीक है, ये मान लो इम्प्योरिटी थी, तो जो आपने डाला उसे हमने बोला ये फ्लक्स है।
ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और जो आपके पास बाहर निकला वो स्लैग निकल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस इतना होना चाहिए कि आयरन से स्लैग को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जो इमिसिबल लिक्विड स्लैग आयरन के साथ मिक्स नहीं होता, तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। तो इसके जो अपर पोर्शन पे, सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पे यहाँ पर स्लैग प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होता है स्लैग, जिसको रिमूव करते हैं आप। ठीक है जी, पक्का? आगे बढ़ूँ? गुड। अब देखो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर इज कपूर। ठीक है, सब्लिमेशन में याद करो, बताया था, हिंट भी दे दिया मैंने। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, कैम्फर और कपूर को क्या कर दो, राइट, आप सिंपली सब्लिमेशन कर दो। सब्लिमेशन में क्या होगा, सब्लिमेशन में आप क्या करते हो, ठीक है, यहाँ पर तो खैर अमोनियम क्लोराइड का ही बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अमोनियम क्लोराइड बोल दो या कैम्फर बोल दो, नहीं मतलब कैम्फर तो अलग होता है खैर। ठीक है, ये और आप कैम्फर भी यूज़ करते हैं ना, तो कैम्फर भी क्या हो जाता, ठीक है, उड़ जाता। ठीक है, ये सब प्रोसेस क्या होते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, जो अमोनियम क्लोराइड था यहाँ पर, ये जो मिक्सचर है ना, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर कोई और भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ये डाल दिया, सॉल्ट ही डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl तो जल्दी वेपराइज होता नहीं है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो गया, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर चिपक जाएगा इस वाली लेयर पे या इस वाले पे। ठीक है, कॉटन इसे लगाया कि उड़े ना, सिर्फ इस वाली लेयर पे चिपक जाएगा, तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा। सिंपल है ना? ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। ये प्रोसेस का नाम क्या है भाई, सब्लिमेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। समझ में आई? पक्का? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर उसके बाद टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फनल एक्सपेरिमेंट, और अब हमने पढ़ा कौन सा, सब्लिमेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आयोडीन एंड सैंड प्रिपरेशन, सेपरेशन, आयोडीन और सैंड की सेपरेशन। अब बोलेंगे सर आयोडीन तो I2 गैस होती है, नहीं, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास इतना भारी होता है कि सॉलिड होती है, ये याद रखना, लेकिन वो वॉलेटाइल सॉलिड होता है, जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आयोडीन है, आयोडीन ईजिली उड़ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आयोडीन क्रिस्टल यहाँ पर और सैंड नीचे। ठीक है, तो सैंड सेपरेट, सैंड और आयोडीन का मिक्सचर है, धीरे धीरे आयोडीन क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, यहाँ चिपक जाएंगे, देखो फनल पे। ठीक है, तो आपने इन्वर्टेड फनल जो रखा है ना, उसमें सारा आयोडीन आ जाएगा, ईजिली सेपरेट हो जाता है। अगेन प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन से। ओके, जिसका वेपराइजिंग जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है वो कम था, वो उड़ गया। ठीक है, चलो। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे देखो, अगर आपने कभी फाउंटेन पेन यूज़ किया होगा, ये सिंपल सा, आपने अगर वाटरप्रूफ पेन ना यूज़ किया होगा, आजकल तो वाटरप्रूफ आते हैं, लेकिन अगर आपने वाटरप्रूफ कभी यूज़ ना किया हो, ठीक है, या कभी कभी इंक, जो प्रिंटर की इंक होती है, अगर उसमें पानी पड़ जाए, होती तो ब्लैक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे वो गीला होना शुरू होता है ना, तो उसमें नीला कलर भी दिखना शुरू हो जाता है, लाल कलर भी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी ट्राई करना आप, वो वाला एक काम करना कि आपके पास अगर वाटर कलर होगा, ब्लैक कलर का वाटर कलर होगा, एक ड्रॉप लगाना, या जो स्केच पेन वाले कलर्स होते हैं वो होगा, एक ड्रॉप मारना बस। ठीक है, अब उस ड्रॉप को एक पेपर में मारोगे और उसको गीला कर दो पेपर को कुछ टाइम के लिए, तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में होता है। तो यही पूछ रहा है वो कि जो डाई है ब्लैक इंक की, क्या वो एक्चुअल में सिंगल कलर की बनी हुई है, सिर्फ ब्लैक डाला। ठीक है, हमारा जो ब्लड है, जो आपके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो लीफ का पिगमेंट होता है, ठीक है, उसके भी कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, अच्छे से रिवाइज करके आना, एक बार NCERT पढ़ो तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, और इन चीज़ों को आप कंटिन्यूस फॉर्म में देखना ज़रूर, और ये डायरेक्टली उठा के मत ले आना। ठीक है, सिर्फ ये देखा, पीछे के लेक्चर्स भी देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आई बात? पक्का ना? चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और आराम से रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।